तो आपने कल जो देखा था, आपने सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कल देख लिए थे। आज आपको सिद्धांत पढ़ने हैं आपको, और सिद्धांतों के बारे में जो प्रश्न आएंगे आपके, जहां तक मैं समझता हूं आपके डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये प्रश्न आपके रहेंगे। जो भी उनके बारे में थ्योरी हो रहेगी मैं आपको वर्बली समझाऊंगा आपको, क्योंकि स्टोरी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपियों में। कॉपियों में टू द पॉइंट हम लिखेंगे कौन सा सिद्धांत है, किसने दिया है, क्या उसकी खासियत है। तो भाई देखिए, जब हम सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिद्धांत है हमारे यहां पर, वो हम लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब आप कहो तो मैं सारे के सारे जो सिद्धांत है ये सिद्धांत आपको बिल्कुल एक डायग्रामेटिक तरीके से मैं समझा देता हूं आपको। बस उसमें कंडीशन ये रहेगी, फिर आपको भी वो डायग्रामेटिक ही लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। क्या ख्याल है? सही है ना? सारा ड्रामेटिकल वे में, बहुत कम चीजों में आप समझ जाओगे। कहते हैं कि भाई जब हमने बात किया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। ये इसका नाम है, इवान पेट्रोविच पावलोव। कहते हैं साहब ये व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली यदि देखा जाए तो ये डॉक्टर था, ये कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। ये कहते हैं कि मूलतः व्यवसाय के आधार पर ये व्यक्ति एक डॉक्टर था ये, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर था ये जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डॉगी के ऊपर। अब दूसरा जवाब है भाई कि ठीक है, ये व्यवसाय के आधार पर डॉक्टर था ये, प्रयोग जो किया इसने वो प्रयोग किस पर किया था? तो आपने कहा सर कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया, डॉगी के ऊपर इसने प्रयोग किया, प्रयोग कुत्ते पर रहा इसका। अब कहते हैं कि सर प्रयोग जो दिया था दरअसल में वो प्रयोग इसने किया, उसका एक नाम भी इसने दिया था, और वो नाम क्या था इसका? उस टॉपिक का जिस पर ये प्रयोग करता है उसका नाम था मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। ये भाई देखो एक इनका टॉपिक था जिसका नाम था मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। तो आप कहोगे सर ये क्या है मनोदैहिकी का पाचन तंत्र? अरे भाई मनुष्य में पाचन का जो प्रक्रिया रहती है, डायग्नोस्टिक जो सिस्टम रहता है, वो किस तरह से काम करता है, उसको क्या नाम दिया था? मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। अब इस प्रयोग के लिए क्या किया था भाई? एक ग्रंथि को जिम्मेदार बनाया, और उस ग्रंथि का नाम था पैरोटिड ग्रंथि, जो हमारे गले में पाई जाती है। तो आपने जवाब दिया कि साहब प्रयोग में या प्रयोग पैरोटिड ग्रंथि के माध्यम से किया। अब प्रश्न आ रहा होगा आपके माइंड में, यार ये प्रयोग था क्या, ये क्या किया था इसने? तो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूं, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट था। दरअसल में ये बंदा कह रहा है कि जब भी हम किसी सीखने वाले के सामने, चूंकि प्रयोग डॉगी के ऊपर किया तो इसको सिखाना डॉगी को ही था, तो ये कहता है कि भाई जब हम किसी सिखाने वाले के सामने कोई वस्तु लेकर आते हैं तो वो वस्तु के प्रति एक व्यवहार करता है, और उस व्यवहार को मनोविज्ञान की भाषा में रिस्पॉन्स कहा जाता है, अनुक्रिया कहा जाता है। तो आपका पहला जवाब है जिसको आपको ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखने वाली बात क्या रहेगी कि साहब सीखने वाले के सामने जो वस्तु लाई जाती है, सीखने वाले के सामने जो वस्तु लाई जाती है, उस वस्तु को कहा जाता है उद्दीपक। क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है। उद्दीपक इंग्लिश में स्टिमुलस को कहते हैं। सपोज करिए कि आपके सामने अभी टीचर आता है, और उस टीचर को देखकर आप खड़े होते हो आपकी सीट से, तो टीचर तो हुआ उद्दीपक, और आप जो खड़े हो रहे हो उसको देखकर वो कहलाता है रिस्पॉन्स।
और रिस्पॉन्स को कहते हैं अनुक्रिया। अब देखिएगा साहब, इसने क्या किया कि कुत्ते के सामने भोजन रखा। अब जब कुत्ते के सामने भोजन आएगा तो ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, यदि भूखा व्यक्ति है जिसको भूख लगी हुई है और भोजन उसके सामने लाया जाए तो भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आना तय है। ये तय है ये बात। तो अब जरा सुनिएगा, भोजन चूंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो भोजन उद्दीपक तो है, लेकिन उद्दीपक भी दो तरह के होते हैं। एक होता है स्वाभाविक, एक होता है अस्वाभाविक। अब स्वाभाविक कौन सा उद्दीपक होगा? जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और अस्वाभाविक कौन सा होगा? जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। तो आपने कहा सर कैसे? अब आप मुझे बताइए, आपको प्यास लगी है और प्यास लगते समय कोई आपको किताब दे रहा है तो किताब उद्दीपक तो हो सकती है, लेकिन कौन से वाला? अस्वाभाविक, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रही है। आपको जोरदार तरीके से भूख लग रही थी, भूख के समय कोई आपको पेन लाकर दे रहा है, कोई आपको अच्छी अच्छी फोटो दिखा रहा है आपके मोबाइल फोन में, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? उद्दीपक तो हो सकता है, लेकिन वो उद्दीपक कौन सा होगा? अस्वाभाविक होगा। तो जब कुत्ते के सामने भोजन लेकर आए तो भोजन उसके लिए क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। लेकिन कुत्ता भोजन को देखकर ही लार टपकाना स्टार्ट करता है। अगली बार क्या किया कि कुत्ते को भोजन तो नहीं दिया, लेकिन भोजन देने से पहले एक घंटी बजाई। अब जब घंटी बजाई तो कुत्ते ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो घंटी उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है। अगली बार घंटी बजाई और घंटी बजाने के बाद में भोजन दे दिया। अगली बार भी ऐसे किया, घंटी बजाई और भोजन दे दिया। अगली बार भी ऐसा ही किया, घंटी बजाई और भोजन दे दिया। अब घंटी जो थी उसके लिए अस्वाभाविक थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि घंटी उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। लेकिन जब इस गतिविधि को बार बार दोहराया, पहले घंटी फिर भोजन, घंटी फिर भोजन, तो डॉगी की समझ में धीरे धीरे आने लग गया कि यार ये घंटी बजने का मतलब ही क्या है? खाना आने वाला है। तो वो जो लार खाने को देखकर टपकाता था वो उसके मुंह में किसकी आवाज से आने लग गया? उस घंटी की आवाज से आने लग गया। कहते हैं साहब, यहां पर जो व्यवहार भोजन के प्रति होता था वो भोजन के प्रति नहीं होकर किसके प्रति होने लग गया? घंटी की आवाज से। तो अब यहां पर व्यवहार और घंटी के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया और उसी को क्या नाम दे दिया? अनुबंधन। क्या नाम दिया? अनुबंधन। अनुबंधन का मतलब होता है कनेक्शन, अनुबंधन का मतलब होता है संबंध स्थापित होना। तो यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका जवाब रहेगा अनुबंधन पर आधारित है। अनुबंधन किसके बीच में हुआ? घंटी और लार के बीच में। इसलिए इस सिद्धांत में सीखने का आधार क्या माना जाता है? अनुबंधन को माना जाता है। अनुबंधन जब एक अस्वाभाविक और स्वाभाविक क्रिया के बीच में जब संबंध स्थापित हो जाए तो वो सीखना कहलाता है, और उसी को मनोविज्ञान की भाषा में कहा है अनुबंधन। यही कारण है कि जो पेवलोव है, याद रखना है आप लोगों को, जो पेवलोव है, जो ये जो लिखा है आपने, कहते हैं इसको अनुबंधन का क्या कहते हैं भाई? अनुबंधन का जनक कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि साहब अनुबंधन का जनक किसे माना जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? पेवलोव को माना जाएगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भी ये प्रयोग अपनाया गया, और जब शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बच्चों के ऊपर इस प्रयोग को अपनाया तो चूंकि था तो ये डॉक्टर, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग हुआ, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक माना जाने लगा। और यही कारण है कि ये प्रयोग इतना सफल रहा कि इस प्रयोग के कारण 1905 में, कहते हैं 1905 में इस व्यक्ति को कई तरह की सुर्खियां मिली, कई तरह के इसको सम्मान प्राप्त हुए, और वही कारण है कि आगे चलकर इस व्यक्ति को नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया।
और कहते हैं साहब नोबेल का पुरस्कार पाने वाला ये प्रथम मनोवैज्ञानिक बन गया। कई बार पूछ लेते हैं कि साहब मनोविज्ञान का पुरस्कार पाने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? पेवलोव रहेगा। तो आपने क्या कहा भाई, व्यवसाय के आधार पर तो डॉक्टर है ये। कहते प्रयोग किसके ऊपर किया? कुत्ते के ऊपर किया। जो टॉपिक था इसका प्रयोग का, उसका नाम क्या था? मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। कहते कौन सी ग्रंथि के माध्यम से? पैरोटिड ग्रंथि के माध्यम से। कहते हैं सब पेवलोव को क्या कहा जाता है? अनुबंधन का जनक कहा जाता है। नोबेल का पुरस्कार भी इसको प्रदान किया गया और ये इस पुरस्कार को पाने वाला कहते साहब पहला मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब दूसरी बात, जब हम बात करते हैं पेवलोव की, तो इस पेवलोव के प्रयोग में देखा जाए तो 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। 3 प्रयोग या 3 नाम कौन से हैं? एक नाम तो आया है भोजन। दूसरा, भोजन को देखकर वो क्या टपकाता है? लार टपकाता है। और कहते हैं साहब भोजन के समय क्या बजाई जाती है? घंटी बजाई जाती है। अब कहते हैं साहब इनको हिंदी में तो यही नाम कहोगे आप, भोजन ही कहोगे, लार ही कहोगे, घंटी कहोगे। अब इसने अपने प्रयोग में इनको नाम दिया और वो नाम क्या दिया? कहते हैं साहब जो भोजन है वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए भोजन को क्या नाम दे दिया आपने? स्वाभाविक। क्या बोलो भाई आगे? स्वाभाविक उद्दीपक कहा। किसी के मन में प्रश्न आ रहा है, दोबारा सुन लीजिएगा। उद्दीपक का मतलब होता है जो हमें एक्टिव बना दे। उद्दीपक का मतलब है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित कर दे। उद्दीपक का मतलब होता है कि हमें वो एक्टिव मोड पर लेकर आ जाए। वो कौन कहलाता है? उद्दीपक कहलाता है। लार क्या है भाई? अनुक्रिया है। लेकिन ये कौन सी अनुक्रिया है? ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। हमें भी मालूम है कि भाई भोजन को देखोगे तो लार आना तो स्वाभाविक है। तो ये रहा भाई स्वाभाविक अनुक्रिया, आपका जवाब रहा। थर्ड जो जवाब है आपका वो घंटी है। और घंटी को क्या कहोगे? अस्वाभाविक उद्दीपक। यार बड़ी जल्दी समझ में आ गया भाई आपके, तो मजा आ गया ये तो। अरे 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 ऐसा नहीं है, आप में मस्तिष्क बड़ा है इसलिए आपकी समझ में आता है। चलिए, हाँ जी, वही अच्छा 1200 से 1400 के बीच में हो सकता है, वो एक्टिव ज्यादा होगा भाई। अब आपने कहा सर और बताइए, तो जब हम और इसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश के वर्ड्स भी इसने यूज किए हैं। और इंग्लिश के वर्ड्स कौन से हैं? तो इसको कहा इसने UCS। क्या कहा था? UCS। इसको कहा था UCR। क्या कहा था? UCR। और इसको केवल कहा था, सही है ना भाई? अब जो आपको अच्छा लगे, जैसे आपको याद करो, बस याद आपको करना है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक होता है, UCS कहा है। लार कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, UCR कहा। और जो घंटी होती है वो अस्वाभाविक उद्दीपक होती है और उसको क्या नाम दिया आपने? CS नाम दिया आपने। अब ये तो रहे भाई नामकरण की बात भी हो गई है। अब आपने कहा कि सर और क्या बचता है इसके बारे में, तो लास्ट बात जो बचती है आपको, वो आपको बतानी है कि भाई ये जो पेवलोव है ये कौन माना जाता है? तो भाई इसको भी व्यवहारवादी कहा जाता है। कौन है? ये भी व्यवहारवादी माना जाता है। जो कि वॉटसन था, ये भी व्यवहारवादी माना जाता है। पहला जवाब। दूसरा जवाब है कि भाई इसका समर्थन जेवी वॉटसन ने किया था। जेवी वॉटसन, जिसको व्यवहारवाद का जनक आप कहते हो, तो समर्थन जेवी वॉटसन ने किया। और क्या कह रहा है जेवी वॉटसन? वो जेवी वॉटसन कहता है कि अनुबंधन के द्वारा हम केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि मनुष्यों को भी सिखा सकते हैं। तो पहला सिद्धांत है आपका, जिसका नाम आपने क्या दिया है? नाम दिया था आपने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।
इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। कहते साहब महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, कुत्ते पर प्रयोग किया गया है, और कहते साहब इसके प्रयोग के लिए इस विद्वान को शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह से एक बार आप लिखिएगा, सारे सिद्धांतों को मैं आपको टू द पॉइंट इसी तरह से लिखवाऊंगा ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे और घर पर चल के आपको याद करने में भी आसानी रहे। पहला सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हाँ, यूसीआर और इनकी फुल फॉर्म बताऊंगे भाई एक बार आपको। चलो पहले एक बार इनको लिखो, फिर वहां आते उनके साइड में लिख दूंगा इनकी फुल फॉर्म भी आपको। साफ साफ लिखने हैं। कोई शब्द समझ में नहीं आए मुझे बताइएगा, दोबारा बताऊंगा मैं। कोई भी शब्द नहीं समझ में आए, चाहे वो लिखते समय हो चाहे वो समझने की बात हो, दोबारा बताएंगे उसको फिर। शास्त्रीय शब्द इसलिए दिया है क्योंकि सीखने के सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है ये। इसका तरीका वही पुराना तरीका है जिसको सब यूज करते हैं, इसलिए नाम दिया था शास्त्रीय। अनुबंधन का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच का कनेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कोई सीखेगा नहीं। प्रयोग जिस पर किया था ये विषय का नाम है। ये विषय का मतलब प्रकरण है इनका, ये टॉपिक है इनका जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था। मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। मनोदैहिकी का पाचन तंत्र। आपने लिखा तो आगे बढ़े, अभी जमा जमा कर लिख रहे हो, दिख रही है कॉपियां मेरे को। पांडुलिपियों की तरह छाप रहे हो आज तो, क्या मजाल की उंगलियां हिल जाए हैं। शानदार, चिंता मत करो बेटा, मैं सारे सिद्धांत ऐसे ही बताऊंगा मैं, टू द पॉइंट। कोई रामायण नहीं, कोई महाभारत नहीं। हाँ जी, अधिगम के सिद्धांत। अभी जितने भी सिद्धांत आएंगे आपके वो अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे आप। अनुबंधन को इंग्लिश में एग्जैक्टली बोलते हैं कंडीशनिंग। एग्जैक्टली जो इसका मीनिंग होता है कंडीशनिंग। व्यवसाय, प्रोफेशन। प्रोफेशन आपका प्रोफेशन क्या है? टीचर। अरे टीचिंग बोलो ना, क्यों? है बिल्कुल है, गलतफहमी मत ना कि नहीं है सही है ना? नहीं अरे ऐसा क्यों बोल, फिलहाल क्या होता है यार, है ऐसे बोलो ना भाई। एक बात बताओ, आप कहते हैं ना भाई जहां चाहा वहां रहा, और वैसे भी कहते हैं कि साहब मान लिया जाए तो हार होती है और ठान लिया जाए तो जीत। तो आप ठान लो ना, आप यस वी आर बिलोंग टू टीचिंग प्रोफेशन, ये कहो आप लोग कि हम टीचिंग प्रोफेशन से है। और जब आप कहोगे ना कॉन्फिडेंस से ये, तो ईश्वर भी कहेगा यार इसका कॉन्फिडेंस तो देखो यार इसका,
है ना, इसको तो बना ही देते हैं। अब कोई कहेगा नहीं देखेंगे देखेंगे, तो भगवान भी क्या कहेगा, बोला यार ये आदमी तो देखेंगे, तो अपन भी क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमेशा कुछ भी कहो ना, कॉन्फिडेंस से कहो यस, है ना भाई, बिल्कुल ये रहना चाहिए जिंदगी में। ये पढ़ाई करूंगा तो ऐसा मत कहो देखेंगे, पढ़ाई करेंगे मतलब करेंगे, याद करेंगे मतलब करेंगे, सोएंगे मतलब सोएंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात होती है। और खाना खाएंगे मतलब खाएंगे, और 8 चपाती खाएंगे मतलब खाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कह दिया सो कह दिया। मैडम आप लोग तो सूंघ के काम चला लेती होंगी आप लोग तो, है ना, सूंघ के काम चला, खा के बोला हो गया बस ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। मान लिया इनके नेम है, जो पहला लिखा है उसका मैं सबका एक बार इंग्लिश लिख देता हूं। पहले वाले को अनकंडीशनिंग स्टिमुलस पहले वाले को कहा है, ये पहले वाले का नाम है इंग्लिश का। दूसरे वाले की बात करोगे तो कहा आपने अनकंडीशनिंग या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हाँ जी, कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ, ना ना ना, कंडीशनिंग का मतलब क्या हुआ, अनुबंधित। अनुबंधित, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, अनुबंधित। अनुबंधित तो ये तो स्वाभाविक है ना, ये तो भोजन, तो भोजन के प्रति जो क्रिया आ रही है वो अनुबंधित थोड़ी है। अनुबंधित तो कौन सी है, घंटी वाली। इसलिए यहां पर आया है CS। CS का मतलब कंडीशनल, और कंडीशनल का मतलब स्वाभाविक, है ना भाई, तो ध्यान रखना है आपको। CONDITION, कंडीशनिंग स्टिमुलस। इसको लिखा आप सभी ने। यहां पर जो है अनुबंधन हुआ है, यहां पर अनुबंधन कराने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि भोजन को देखकर लार आता ही आता है, स्वतः आता है ये तो। लिखा आप सभी ने। नेक्स्ट लिखिएगा, पेवलोव कौन थे, व्यवहारवादी थे, तो आप लिख दीजिएगा पेवलोव व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी है। सर इन व्यक्तियों के नाम याद करना मुश्किल होता है बहुत सारा, नाम ही पीछे वाले चैप्टर में। नाम तो याद तो करना तो पड़ेगा, देखो इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं भाई इसका, है ना, तो आप प्रयास करोगे तो हो जाएगा। इसका समर्थन कौन किसने के द्वारा किया गया, JV वॉटसन के द्वारा किया गया। समर्थन किया है JV वॉटसन ने, समर्थन किया है JV वॉटसन ने। तो ये तो रहा भाई पहला नाम आपका। उम्मीद है कि आपने एग्जैक्टली इसको कर लिया है। नोबेल पुरस्कार जो था, एग्जैक्टली वर्ष यदि पूछेगा आपसे तो 1904 आपको एग्जैक्टली वर्ष देना है इसका, कि कब दिया गया, 1904 में। कई बार पूछ लेते हैं कि भाई नोबेल पुरस्कार इसको कब मिला, तो कब मिला है, 1904 में। और भी इसमें दिक्कतें आ सकती है, वो आपको बरबली ध्यान रखने, मैं लिखवा दूंगा यहाँ पर। कई बार क्या करते, किसी भी हद तक जा सकता है एग्जामिनर और आपसे पूछ लिया कि इसको जो नोबेल पुरस्कार दिया है वो कौन सी कैटेगरी में दिया है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की क्या चलती है, कैटेगरियां चलती है। तो यदि कैटेगरी शिक्षा के क्षेत्र में तो मिलता ही नहीं है ये, तो आपने पूछा सर फिर किस क्षेत्र में दिया, तो आप मुझे बताइए कौन था ये, डॉक्टर था। और डॉक्टरों किस क्षेत्र में मिलेगा,
चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आपको लिखना है भाई कौन से क्षेत्र में दिया है इसको, तो आपको जवाब देना है चिकित्सा के क्षेत्र में। भाई इंटेलिजेंट तो हो आप लोग के, है ना, थोड़ा सा इशारा देता हूं तो पकड़ जाते हो बातों को आप लोग, वेरी गुड। तो ये जो नोवेल है इसको वो दिया है मेडिकल साइंस के लिए, इसको दिया है इसके योगदानों के कारण। अब जो अगला नाम है, अगला जो साइकोलॉजिस्ट है उसका सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या नाम है भाई? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसी को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन भी कहते हैं, इसी को कहते हैं नैमित्तिक। नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक का मतलब होता है किसी निमित्त, किसी उद्देश्य के लिए किया जाने वाला कार्य। तो ये तो नाम है इसका, चाहे आप क्रिया प्रसूत कहिए, सक्रिय कहिए, चाहे नैमित्तिक अनुबंधन कहिएगा। जिस व्यक्ति ने ये सिद्धांत दिया है उस व्यक्ति का इन शॉर्ट यदि नाम बात करते हैं तो बीएफ स्किनर इनका नाम है, और पूरा नाम करोगे व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर माना जाता है। आप केवल स्किनर भी नाम याद रखोगे चलेगा, क्योंकि फेमस है ये व्यक्ति, व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर या केवल स्किनर आप नाम याद रखिएगा। कहते हैं स्किनर के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो इसने चूहों के ऊपर किया था और कबूतरों के ऊपर किया था। अब चूहों के ऊपर किया, कबूतरों के ऊपर प्रयोग किया। कहते हैं साहब क्या था इसका प्रयोग? तो इसने क्या किया कि एक चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और वो पिंजरे में बंद करने के बाद में वो पिंजरा कुछ बनावट में कुछ इस प्रकार का था। कहते हैं यहां पर एक बटन लगा रखा था यहां पर। अब इस बटन को दबाओगे तो कहते हैं ये वाला जो बटन है ये स्प्रिंग से बाहर से किसी वस्तु से जुड़ा हुआ था, और कहते हैं कि इस वस्तु में खाने की कुछ वस्तुएं रखी हुई थी। तो कहते हैं कि अंदर से जब इस बटन को कोई दबाएगा तो बाहर से खाना अंदर गिर जाएगा। अब यही प्रयोग था। इन्होंने क्या किया, चूहे को उस पिंजरे के अंदर छोड़ दिया। अब पिंजरे को या पिंजरे के अंदर जब चूहे को छोड़ा तो चूहे को नहीं मालूम भाई करना क्या है उसको, वो उछल कूद कर रहा है, दीवार पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। भूखा भी था बेचारा, और आपको मालूम है भूखा व्यक्ति ज़्यादा शोर मचाता है। जिसको भूख नहीं होती वो थोड़ी देर तो क्या करेगा, आराम करेगा। चूहा भी क्या करता, बोला सो लेते थोड़ी देर यार कोई बात नहीं, लेकिन भूख लगी थी उसको। अब भूखा व्यक्ति, भाई आपको मालूम है भूखा पेट होए ना भजन, भजन भी करने के लिए पेट में कुछ होना चाहिए। तो अब ये उछल कूद कर रहा है ये। अब इस उछल कूद में इसके शरीर का कोई भी पार्ट इस बटन को छू जाता है। अब बटन को छुआ तो जैसे ही वहां से बाहर से खाने की चीज कोई गिरी, तो अब चूहे की समझ में पहली बार में कुछ नहीं आया कि हुआ क्या है ये। अब कहते हैं वो फिर दोबारा जब वो खाना मिल गया, थोड़ी देर के लिए भूख शांत हुई और खाना चाहिए, वो फिर दोबारा और उछल कूद मचा रहा है। तो कहता है कि फिर उन उछल कूदों में फिर दोबारा इसके बॉडी से वो बटन टच कर गया। अभी भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि वो बार बार खाने के लिए उछल कूद करता है। धीरे धीरे उसकी समझ में ये आने लगा कि यार ये भोजन तब गिरता है जब ये बटन दबता है। मेरे भाई चूहे ने भी क्या किया, कुछ दिनों के बाद में बटन को दबाना सीख लिया। जब भी खाना खाना होता बटन को दबा देता। लगता कि बात नहीं बनी, एक बार और दबा देता। लगता है कि बात नहीं बनी, बोला ले एक बार और ले बोला एक बार ले। खूब मचक के खाना खाता और जाकर सो जाता, और जब भूख लगती दोबारा आकर बटन दबाता। मेरे भाई ये तो वही वाली बात होगी, होटल में जाते हैं ना अपन, जो चाहिए बोला दबाओ फोन। इसका मतलब हुआ कि साहब चूहे हो, कबूतर हो, कोई भी हो, उनको भी सिखाया जा सकता है, जो कि बीएफ स्किनर ने करके सिखाया। कहते हैं साहब इस सिद्धांत में
सीखने के लिए एक तत्व को आवश्यक माना, और आपने क्या कहा कि सीखने के लिए जब आप पेवलोव की बात कर रहे हो वो तो अनुबंधन को आवश्यक मानता है, और जब हम इसकी बात करते हैं स्किनर की, तो ये सीखने के लिए किसे आवश्यक मानता है? पुनर्वलन को आवश्यक मानता है, जिसको आपने रीइंफोर्समेंट कहा है आपने। तो आप कहते हो सर ये रीइंफोर्समेंट किसे कहते हैं, पुनर्वलन किसे कहते हैं? कल भी चर्चा की थी मैंने आपसे। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब आप कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, यदि आप उसकी तारीफ कर रहे हो, पुनर्वलन है ये। यदि आप उसकी आलोचना कर रहे हो, पुनर्वलन है ये। किसी को पुरस्कार दे रहे हो, ये पुनर्वलन है। किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, क्या है ये पुनर्वलन है। अब आप कहोगे सर यहां पर पुनर्वलन क्या था? खाना ही तो था। यहां पर खाना जो मिल रहा है वो खाना क्या है? पुनर्वलन ही तो है। यदि वो खाना नहीं मिलता उसको, तो फिर वो उस बटन को दबाता नहीं। वो कब सीखा उसने बटन को दबाना? जब उसको खाना मिल गया है। तो उसमें सीखने के लिए क्या आवश्यक है? पुनर्वलन आवश्यक है। ये भाई आपने कहा है। दूसरी बात ये है कि भाई ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि इसने सीखने के लिए कुछ स्टेप हमें बताए। अब ये स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो जब हम स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर कह रहा है कि देखो भैया मेरे हिसाब से यदि सीखोगे तो सबसे पहले सीखने के लिए क्या जरूरी है? पुनर्वलन का होना जरूरी है। पुनर्वलन जो सीखने की संभावनाओं को घटाता या बढ़ाता है, उसको आपने पुनर्वलन कहा है। अब ये पुनर्वलन भी आपका दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका सकारात्मक, और दूसरा कौन सा? नकारात्मक। बस इतना याद रख लेना आप लोग कि यदि कोई पूछे आपसे कि सब सकारात्मक कौन सा होता है और नकारात्मक कौन सा होता है, तो इधर हाँ लक्ष्मी हो बता भी दो, क्या रहस्य की बात चल रही है? काफी देर से चल रही थी, पहले फोन चल रही थी और अब बातें स्टार्ट हो गई। जरा बताओगे, प्रकाश डालोगे, रोशनी डालोगे कि क्या ऐसा गंभीर विषय आ गया था? पड़ोसियों ने सुना? कुछ सुना तो होगा, तो बताएंगे नहीं। टीचरों का क्या, टीचर तो आते जाते रहते हैं, है ना। सच्चे पड़ोसी तो सच्चे पड़ोसी होते हैं भाई। बात सही है ना बेटा? हो तुम लोग भी कह रहे हो सही है? तुम्हें राज को जानने में कोई मजा नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। राज की बातें थी, पता है क्या? पहले बहुत देर पहले फोन खेल रहे थे, पहले फोटो ऐसे करके दिखा रहे थे, मैं देख रहा था स्टार्टिंग से ही। चलो कोई बात नहीं, खैर आ जाइए। तो पहला है सकारात्मक। भैया देखो, किसी के दुख में शामिल हो ना हो, खुशियों में शामिल हो जाना चाहिए। तो आप खुश हो रहे थे, हमें भी बता देते क्या बात थी, हम सभी हंस लेते एक बार। सकारात्मक की बात कर रहे थे। सकारात्मक पुनर्वलन वो होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं और इनसे हम बचने का प्रयास करते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कौन सा सकारात्मक कौन सा नकारात्मक, अपने आप से पूछ लेना। यदि उसकी प्राप्ति का प्रयास करोगे तो सकारात्मक होगा, और भाई उससे दूर भागोगे तो क्या होगा? नकारात्मक है। अब मैं दुनिया भर के एग्जाम्पल दे सकता हूं। तेज आवाज, मीठी आवाज, दुर्गंध, सुगंध, क्या बात है, धूप, छाव, फिर भी ये कंडीशनल होती है। मैंने कहा ना, मैंने इसलिए मैंने सब जोड़ दिया ना, मैंने ये कंडीशनल होता है। ये कभी धूप अच्छी लगती है तो कभी छाव अच्छी लगती है। तो ये भाई सकारात्मक और नकारात्मक। बस इतना कह रहा हूं मैं कि इसका जो प्रभाव होता है वो सुखद होता है, और इसका प्रभाव, बस ये इसका एग्जाम्पल है। सुखद होगा तो प्राप्त करोगे, दुखद होगा तो उससे बचने का प्रयास करोगे। फिर क्या किया कि जो पुनर्वलन है, इसको समझाने के लिए एक नया नाम इसने दे दिया, और वो नाम कौन सा था? वो नाम दिया इसने पुनर्वलन अनुसूची। अब आप कहोगे सर ये क्या बीमारी आ गई है? पुनर्वलन अनुसूची कोई बीमारी नहीं है। पुनर्वलन आप कैसे बच्चों को दोगे
इसके लिए योजना बनानी जरूरी है, और उस योजना को क्या कहते हैं? पुनर्वलन अनुसूची, लिस्ट बनानी है। अनुसूची का मतलब होता है लिस्ट। अब लिस्ट कैसे होगी? दो तरह की लिस्ट रहेगी भाई। एक तो रहेगी आपकी सतत पुनर्वलन, और एक होगा आंशिक। दो तरह के पुनर्वलन हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सतत पुनर्वलन और एक है आंशिक पुनर्वलन। तो ये जो आंशिक और जो सतत पुनर्वलन है आपका, कहोगे क्या मतलब है इनका? सतत का मतलब होता है हर कार्य के बदले पुनर्वलन दे देना। जैसे कि चूहा कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको भोजन दे रहे हो, तो वो कौन सा पुनर्वलन है? सतत पुनर्वलन। और चूहे को केवल तब भोजन दे रहे हो जब वो घंटी को बजा रहा है, जब बटन को दबा रहा है, वो कौन सा कहलाएगा? आंशिक। सतत पुनर्वलन हर व्यवहार के बदले दे दिया जाता है। बात बात में एक दूसरे की तारीफ करना, अरे वाह, बस, और कोई लेना देना नहीं है ना भाई? तो वो कौन सा पुनर्वलन है? सतत पुनर्वलन। एक बूढ़ी काकी थी, गई थी मेले में, लाई थी बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियां, यहां तक भर के लाई हाथ। अब वो यहां पर आई भर के, यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो भाई मेरे, वो अपने घर नहीं गई डायरेक्ट, वो पूरे गांव में घूम के आई, हर किसी से बात करे, लेकिन किसी ने उसकी चूड़ियों की तारीफ नहीं की। कहां से आई है तू? ऐसे करके दिखाया उसने कि शायद किसी का नजर पड़ जाए। अरे तुझे ये ही नहीं आता, शायद किसी की नजर पड़ जाए। हे राम, तुझे ये नहीं पता किसी की नजर पड़ जाए। लेकिन मेरे भाई, किसी की नजर नहीं पड़ी। बुढ़िया बेचारी फ्रस्ट्रेट हो गई, दिमाग खराब हो गया उसका। बोला पूरे 200 रुपए की चूड़ियां खर्च की मैंने, पैसे खर्च किए और लेकर आई। भाई आते ही अपने घर के झोपड़े में आग लगा दी। अब जब झोपड़े में आग लगी तो सब आए बुझाने के लिए। तो जब देखा हाँ सब आ गए, तो सब आते ही हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। अब किसी की लड़की की, औरत की, लेडी की नजर पड़ गई, काकी चूड़ी तो बहुत अच्छी है। तो बोला कि तू पहले ही बोल देती तो ये झोपड़े में आग तो नहीं लगती। तो देखो मेरे भाई, पुनर्वलन का होना जरूरी है जिंदगी में। ये नहीं हो तो फिर माथा खराब हो जाता है। कोई नई ड्रेस पहन के, कोई खासकर जो लड़कियां वगैरह जाती है, तो उनका आंखें तिरछी रहती है, मुझे कौन कौन देख रहा है मेरे को। और यदि अरे रुको लाला, रुको भी। और यदि किसी ने नहीं देखा तो उनका माथा खराब हो जाता है। जहां भी जा रहे हो वहां खाना भी कम भाता है। लेकिन यदि लोग देख रहे हैं पीछे मुड़ मुड़ के, समझ जाओ भाई वो सेलिब्रिटी है उस समय की। क्योंकि क्या होना जरूरी है? पुनर्वलन का होना जरूरी होती। आप खुश नसीब हो मैडम हो, आपके लिए बात बोली मैंने। हम दुखियारे, हमें कोई नहीं देखता पीछे मुड़ के। क्या ख्याल है मार साहब? कुछ भी नहीं मिला तो पापा के सॉक्स ले लिए, है, भाई के जूते ले लिए, और फिर आप समझ ही गए। और कुछ नहीं, जाते जाते अरे छोरा नहा तो ले ठीक से, गए फटाफट तेल लिया और बोला हो गया। तो अपना तो स्टाइल कुछ देखो यही रहता है भाई। तो हाँ, सबका ही यही, हिंदुस्तान की मैक्सिमम आबादी पुरुष प्रजाति का यही हाल होता है। ये तभी तो अपने को 5 मिनट लगते तैयार होने में। अपने को 5 मिनट ज्यादा बोलते थे मैंने, बटन तो भारी बंद होते हैं अपने चल के। क्या ख्याल है आप लोगों का? जूते पहने होते, सॉक्स जेब में रखे होते हैं। वो तो बाद में मौका मिलने पर उनको तो फिर बाद में पहनते हैं उनको। तो आप समझ रहे हो। खैर अपनी जिंदगी तो ऐसी कटती है, और अपनी जिंदगी ऐसे कटती है इसलिए बाकी घर वालों की जिंदगी सुख में कटती है। समझ रहे हो ना बात आप? यदि घर का पुरुष यदि ऐसा नहीं करे तो फिर घर के बच्चे और घर के बाकी जो मेंबर होते हैं, फिर उनको खुशियां नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा कारण है ये। आप बताओ, घर में पापा सेक्रीफाइस करता है? सेक्रीफाइस पिता करते हैं, घर को चलाने के लिए सबसे ज्यादा मां करती है। पिताजी सबको कपड़े ले आएंगे, सबको कपड़े दिला देंगे, खुद को बड़ी मुश्किल से लेकर आएंगे। क्या कहेंगे? अरे है ना मेरे पास, तो पड़े है ना मेरे पास, तो वो एक ड्रेस पड़ी है ना मेरी तब की। लेकिन वो सबको कपड़े दिलाते हैं, सबको चेक करते हैं कि किसके पास है या नहीं है।
खैर अपने समाज की यही खूबसूरती होती है, विदेशों में ये नहीं होता। विदेशों में खुद के लिए लेकर आते हैं, चौथी 5वीं साल के बच्चे को, मतलब 5-6 साल के बच्चे को ये लोग अपने घर से दूर भेज देते हैं। यही कारण है आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम कम मिलेंगे आपको, और विदेशों में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? वृद्धावस्था। उसका कारण है कि जिस तरह आपने बच्चे को बचपन में अपने से अलग कर दिया, तो वो बच्चा कभी समझेगा ही नहीं रिश्ते किसे कहते हैं, मम्मी पापा किसे कहते हैं। वो बच्चा खुद के काम खुद कर रहा है, इसलिए उसका भी अटैचमेंट अपने माता पिता से नहीं होता। तो ये अपने समाज की एक बहुत खूबसूरती है ये। तो आपने कहा पुनर्वलन हर कार्य के बदले दोगे तो सतत होगा, और आंशिक का मतलब है सही कार्य पर, सही कार्य करने पर पुनर्वलन देना। और यहां पर क्या कहा आपने? यहां पर जवाब दिया आपने, क्या था? सभी कार्यों पर पुनर्वलन देना। मन में आ रहा होगा सर सही कौन सा होता है? छोटे बच्चों को तो यही दिया जाता है, और बड़े बच्चों को कौन सा दिया जाता है? ये दिया जाता है। पहला है पुनर्वलन जरूरी है, 2 प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। कहते हैं पुनर्वलन अनुसूची बनानी पड़ेगी। हम पुनर्वलन बच्चों को कैसे देंगे? कहते सतत हर कार्य के बदले और आंशिक केवल सही कार्य के बदले। आपने कहा सर फिर थर्ड कौन सा आएगा? पहला हो गया ये वाला, हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया ये वाला, थर्ड जो बताया इसने उसका नाम है प्रणोदन। क्या नाम है भाई? प्रणोदन। इस प्रणोदन को आप कई सारे नाम दे सकते हो। आप चाहो तो इसको चालक कह सकते हो, प्रणोदन कहिएगा, इसी को हम कहते हैं चालक कहते हैं। अब आपने कहा सर क्या होता है प्रणोदन, क्या है चालक? इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्राइव। अब आपने कहा सर ड्राइव किसे कहते हैं? भाई कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से प्रेरित करते हैं। हमें कुछ कारक ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से कार्य करने के लिए तत्पर बनाते हैं। आपने कहा सर जैसे भैया जब भूख लगेगी तत्पर बनोगे ना आप लोग, जब प्यास लगेगी तब क्या होगा? आप तत्पर बनोगे। जब रोजगार की आग लगेगी अंदर तब आप तत्पर बनोगे। तो आपसे पूछे चालक किसे कहते हैं, तो आपने कहा कारक जो अंदर से क्या करते हैं भाई? क्रियाशील करते हैं। ये भाई इसका जवाब है। वे कारक जो हमें अंदर से क्रियाशील करते हैं, उन कारकों को आपने क्या नाम दिया है? उनको प्रणोदन कहा, चालक कहा। और जो चौथे नंबर का जो एलिमेंट है उसका नाम है शेपिंग। और आप कहोगे सर शेपिंग किसे कहते हैं? शेपिंग का मतलब होता है आकार देना। आप कहोगे सर किसको आकार दिया? आप बताइए। चूहे जैसे छोटे जीव को आपने बटन दबाना सिखा तो दिया, तो ये बटन जो दबा रहा है वो अपनी मर्जी से, वो क्या है? आपने उसके व्यवहार को एक दिशा प्रदान कर दी, आपने उसके व्यवहार को एक शेप प्रदान कर दी, आपने उसके व्यवहार को एक आकार प्रदान कर दिया, और वही क्या कहलाता है? आपका शेपिंग। दोबारा ध्यान से देखेंगे सारी बातों को एक बार। कहते हैं व्यक्ति जिसने सिद्धांत दिया, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। सिद्धांत को कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन। प्रयोग चूहों और कबूतरों के ऊपर किया है। कहते साहब सीखने के लिए पुनर्वलन को आवश्यक माना है। कहते साहब ये भी व्यवहारवादी है। ये भी कौन है भाई? ये भी व्यवहारवादी माने जाते हैं। कहते साहब स्किनर कहता है कि सीखने के लिए क्या जरूरी है? पुनर्वलन का होना जरूरी है। पुनर्वलन होता क्या है? कार्य करने की संभावना को घटाता या बढ़ाता है। सकारात्मक पुनर्वलन दोगे तो कार्य करने की संभावना बढ़ जाएगी, और नकारात्मक दोगे तो कार्य करने की संभावनाएं घट जाएगी। कहते हैं साहब पुनर्वलन अनुसूची, हम बच्चों को कौन से पुनर्वलन देंगे इसकी लिस्ट बनाना जरूरी है। 2 तरह के होते हैं, एक सतत एक आंशिक।
सतत का मतलब होता है सभी कार्यों के बदले पुनर्वलन देना, और आंशिक का मतलब होता है सही कार्यों के बदले पुनर्वलन देना। उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है शेपिंग, और शेपिंग का मतलब होता है आकार देना। किसको आकार देना? किसी के व्यवहार को आकार देना। तो हमने लिख दिया यहां पर कि भाई शब्द का मतलब होगा आकार देना, और किसको आकार देना? बोला जी व्यवहार को आकार देना। उदाहरण के लिए चूहे ने बटन दबाना सीखा। ये जो बटन दबाना वो सीखा है, इसी को वहां पर क्या नाम दिया है? शेपिंग नाम दिया है। उम्मीद है ये नाम भी समझ में आ गए होंगे आपको। बिल्कुल आसान कहानी है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखिएगा पहले सिद्धांत का नाम, और सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद में हम लिखेंगे किसके द्वारा दिया गया? सर आपने डेडलाइन क्या बताई है? फाइनल है 31 लास्ट क्लास। यार कल मेरी एक रिकॉर्डिंग है, मेरी बिहार की क्लास है एक, तो कल मैं केवल उसमें एंगेज हूँ सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद में कल के बाद में आप जब भी कहोगे डबल क्लास ट्रिपल क्लास, जब भी आप कहोगे मैं ले लूँगा। सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक है। इंग्लिश में हमने लिख दिया रिइंफोर्समेंट। हाँ भाई कुछ कह रहे थे आप? बिहार ऑनलाइन होती है, तो उनकी एग्ज़ाम है 30 तारीख को, उनकी एग्ज़ाम है। तो मैंने ऑफलाइन केवल आपकी ही क्लास चालू है अभी, या मेरी एक शाम को होती है 6 बजे से 8 बजे, वो स्टार्ट है। बाकी सारी क्लास ऑफ कर रखी है उसके वजह से। आपकी भी क्या नज़दीक है, तो आपका भी कोर्स करवाना ज़रूरी है टाइम पर। सर नैमित्तिक किसे कहते हैं, दोबारा बताइए। भाई नैमित्तिक का मतलब होता है उद्देश्य, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यवहार। नैमित्तिक का मतलब होता है, कहते हैं ना कई बार, तू किस निमित्त आया है। निमित्त का मतलब होता है उद्देश्य, है ना, कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हो। तो ये एक ऐसा सिद्धांत है जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करने पर बल देता है। लिख लिया आपने? यहां पर थोड़ा सावधानी से लिखना, कोई शब्द समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा बताओगे आप। पहले लिखेंगे स्किनर, मैं चाहूं तो आपको लिख देता हूं एक बार। स्किनर के अनुसार, स्किनर के अनुसार सीखने के आवश्यक तत्व स्किनर के अनुसार सीखने के आवश्यक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह यहां पे। हाँ सर हमारी साइंस की कंप्लीट हो गई है, आप ले लो प्लीज। कल के बाद में कभी भी कहोगे, कितनी भी क्लास कहोगे मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल की प्रॉब्लम है ओनली। मैं भी चाहता हूँ कि आपके जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो, रिवीजन का मौका मिले आप लोगों को। फ्रेडरिक के आगे क्या लिखा हुआ है? फ्रेडरिक के आगे लिखा है स्किनर। फ्रेडरिक के आगे स्किनर। लास्ट स्लाइड में लास्ट लाइन क्या थी सर जी? सीखने के लिए पुनर्वलन आवश्यक है।
कहां पर पहुंची गाड़ी? सर हम भी बड़े होकर साइकोलॉजी पढ़ाएंगे आपकी तरह। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ाओ जरूर, आप कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ का मतलब है कि आपकी नौकरी पक्के और जरूर लगे। हितेश बार जी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया है। और 033 या 0.66 नेगेटिव मार्किंग को लेकर पूछ रहे हैं। ड्राइव का मतलब होता है वे कारक जो हमें अंदर से कार्य करने के लिए तैयार करते हैं, जो हमें अंदर से काम करने के लिए उकसाते हैं, जो हमें अंदर से काम करने के लिए उकसाता है, उसे क्या कहा जाता है? ड्राइव कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? चालक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रेरणोदन कहते हैं। सीधी सी बात होती है, भोजन हमारी आवश्यकता है, और जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर एक बल उत्पन्न होता है जिसे चालक कहते हैं, जो हमें अंदर से काम करने के लिए उकसाता है। तो भोजन हमारी आवश्यकता है, भोजन नहीं मिलेगा तो भूख लगेगी, भूख आपको अंदर से परेशान करेगी और भूख क्या हो जाएगा? चालक। पानी हमारी आवश्यकता है, पानी नहीं मिलेगा तो प्यास लगेगी, प्यास आपको अंदर से परेशान करेगी, तो प्यास कौन है आपके लिए? चालक। लिखा आप सभी ने? कोई पीछे थोड़ी रह गया अभी? चले आगे की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं तीसरा जो व्यक्ति है और उसका जो सिद्धांत है, बड़े कमाल का सिद्धांत है वो, और उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम है भाई? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अभी जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसी को आपने नाम दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं इसको। जिस व्यक्ति ने ये सिद्धांत दिया है उस व्यक्ति का नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहते भाई ये जो विद्वान हैं ये भी व्यवहारवादी माने जाते हैं। व्यवहारवादी है ये। उसमें भी ध्यान रखिए, केवल यदि पहले वाले को छोड़ दे, मतलब पेवलोव को छोड़ दे, तो चाहे स्किनर की बात करिएगा चाहे थॉर्नडाइक की बात करिएगा, ये दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं, और वो पहले वाला है वो रूस का रहने वाला है, तो ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में ही व्यवहारवादी जो विचारधारा है वो जन्म लेती है। तो कहते हैं साहब ये व्यवहारवादी है। ये इन्होंने क्या किया कि सब प्रयोग किए, और प्रयोग जो था इनका सबसे फेमस प्रयोग है जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया। बिल्कुल वो के वही प्रयोग है जो स्किनर ने किया था, एग्जैक्टली वैसे ही था, बस थोड़ा सा चेंज किया था। कहते भूखी बिल्ली को इसने पिंजरे में रखा, पिंजरे के बाहर खाने की वस्तु रखी हुई थी, कोई कहते हैं भाई फिश रखी थी, मछली रखी हुई थी बाहर प्लेट में। कहते स्मेल तेज आती है उसमें, तो सीखने में सिखाने में ज़्यादा सहायक मानी जाती है।
तो जब खाने की वस्तु बाहर रखी गई, चूंकि बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी थी, तो जब वो खाने की जब वस्तु को देखती है, भूख वैसे लगी हुई थी, तो बहुत ज्यादा छटपटाना स्टार्ट करती है, जैसे चूहा छटपटा रहा था, बहुत ज्यादा उछल कूद ये सब वो सब करना। कहते साहब उछल कूद करने के बाद में उस पिंजरे में कोई बटन लगा हुआ था, जिस बटन के दबते ही वो पिंजरे का गेट खुल जाता है। कहते हैं कि जब वो कई बार उछल कूद कर रही थी, गलती से वो बटन दब जाता है, उससे वो पिंजरा खुल जाता है, वो खाकर भोजन कर लेती है। दोबारा भी उसको ऐसे ही बंद किया, वो वैसे उछल कूद ही करती है। कहते हैं कई बार जब आप एक ही काम को करते हो, तुक्का लग जाता है, काम बन जाता है हमसे। ऐसा ही इस बार हुआ। कहते कई देर के बाद में वो बटन दब गया, उससे गलती से वो दरवाजा खुल गया। कहते इसी प्रयोग को बार बार में किया, तो उस बिल्ली की समझ में भी आ गया चूहे की तरह कि यार ये दरवाजा खुलता है इस बटन को दबाने से। भाई वो बिल्ली भी पता है क्या करती है, जब भी भूख लगती है आराम से स्टाइल में आती है, उस बटन को दबाती है, खाना खाती है और उसको अंदर दोबारा छोड़ दिया जाता है। भाई दरअसल में यही कहा है, कहते हैं कि उद्दीपक जब आएगा तो हम क्या करेंगे, अनुक्रिया। वो खाने की प्लेट बाहर रखी हुई थी, वो देखकर मुंह में पानी आ रहा था उसके, तो उसको देख देख कर उसकी भूख ज्यादा भड़क रही थी, इसलिए सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत। आप कहोगे सर प्रयास और ट्रायल या एरर या त्रुटि क्यों कहा, इसका मतलब है कि जब तक आप प्रयास जारी रखोगे, जितना आप प्रयास करोगे, आपका ज्ञान स्थायी रहेगा, और जैसे ही आप प्रयास छोड़ दोगे, आप ज्ञान को भूलना स्टार्ट कर दोगे। यही है आपका प्रयास एवं त्रुटि या ट्रायल एंड एरर। कुछ दिनों के लिए आपको मोबाइल फोन बहुत अच्छे से चलाना आता है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है टाइप की, मैसेज करने की। कुछ दिन मत करो, 2-3-4 महीने, वो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप कंटिन्यू रखिए, आपकी स्पीड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यही है आपका प्रयास एवं त्रुटि। कहते साहब इस व्यक्ति ने सीखने के हमें नियम बताए हैं। क्या बताए हैं, सीखने के नियम बताए हैं। और ये जो सीखने के नियम है वो इसने 2 तरह के बताए हैं, और वो जो 2 तरह के जो नियम इसने बताए, वो 2 नियम कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, एक तो है मुख्य नियम, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से। पहला है मुख्य नियम और दूसरा कौन सा है, गौण नियम। पहला है ज्यादा महत्वपूर्ण नियम और दूसरा है कम महत्वपूर्ण नियम। कहते हैं ये जो मुख्य नियम है, इनकी संख्या कितनी बनती है, 3 बनती है। और ये जो गौण नियम है इनकी संख्या कितनी बनती है, 5 बनती है। तो कुल मिलाकर यदि पूछेगा आपसे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए, 8 बताए। यदि पूछेगा मुख्य कितने बताए, 3 बताए, और गौण कितने बताए, 5 बताए। और भैया टोटल पूछोगे, कुल पूछोगे तो 3 और 5 8 ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो 3 जो नियम बताए हैं इसने मुख्य, ये 3 नियम कौन कौन से होते हैं। तो पहले का नाम है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और थर्ड है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको आपने कहा है सबसे पहला तत्परता का नियम। पहला कौन सा, तत्परता का नियम। तो आपने कहा सर तत्परता का नियम का मतलब क्या हुआ। भाई तत्परता का नियम का मतलब होता है कि किसी कार्य को जब आपकी इच्छा होती है, किसी विषय में, किसी कार्य में जब हमारी इच्छा होती है, हमारी रुचि होती है, तो हम उस काम को स्वतः ही करते हैं। और जिस कार्य में हमारी रुचि नहीं होती, हम उस कार्य को जल्दी से करने के लिए तैयार नहीं होते। तो यही क्या कहलाता है, आपका तत्परता का सिद्धांत। इसी को दरअसल में कह देते हैं रुचि का सिद्धांत। कहते हैं साहब इसके बारे में बहुत बढ़िया कोटेशन है। कहते हैं कि प्यासे को, घोड़े को कुएं या तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पढ़ने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते। प्यासे को, घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन आप उसको पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसका अभाव है, तत्परता का अभाव है।
कहते हैं साहब बालक को कक्षा तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें किसका अभाव है? तत्परता का अभाव है। दरअसल में यदि आप चाहो तो इसको दो तरह से बता सकते हो। बोला तो एक तो है रुचि और एक है अरुचि। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? भाई सीधा सा मतलब है, रुचि है तो तत्पर होंगे और रुचि नहीं है तो तत्पर नहीं होंगे। क्लियर है ना भाई? है तो बात सीधी सी बात है। किसी कार्य में आपकी रुचि है, पसंद है, मन कर रहा है आपका, 100% आप उस काम को करोगे, और यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है भाई उस काम को जल्दी से आप नहीं करोगे। आपने कहा सर दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा है? इसका सेकंड नियम है अभ्यास का नियम। क्रियाओं को बार बार दोहराने से, एक ही कार्य को बार बार करने से जो ज्ञान है हमारा, वो ज्ञान स्थायी होता है। बात तो ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहो, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, और रिवीजन करना छोड़ दो, ज्ञान को भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो कहते हैं साहब करत करत अभ्यास, जड़ीमती होए और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसी का तो उदाहरण है ये अभ्यास का। तो आपने कहा क्रियाओं को बार बार दोहराना, इसको भी देखा जाए तो मैं दो भागों में बांट सकता हूं उसको। पहला है उपयोग और दूसरा है अनुपयोग। तो आपने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ, उपयोग का मतलब क्या हुआ और अनुपयोग का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, अभ्यास जारी रखूंगा तो ज्ञान स्थायी रहेगा, उसको क्या दे दिया? उपयोग। और भाई मैं अभ्यास छोड़ दूंगा, ज्ञान भूल जाऊंगा, और क्या हो गया? अनुपयोग हो गया है। पहला है कहते हैं साहब तत्परता का नियम, जिस कार्य में मेरी रुचि होगी मैं काम को करूंगा, और जिसमें मेरी रुचि नहीं है उस काम को मैं नहीं करूंगा। एक ही कार्य को बार बार दोहराना, कहते हैं यदि काम को बार बार दोहराऊंगा ज्ञान स्थायी होगा, उपयोग का नियम। अभ्यास छोड़ दूंगा ज्ञान भूल जाऊंगा, अनुपयोग का नियम। तीसरा कहता है कौन सा? प्रभाव का नियम। क्या कहता है प्रभाव का नियम? कहते हैं साहब प्रभाव के नियम का मतलब होता है कि साहब किसी भी कार्य को हम सीखते हैं उसके प्रभावों के आधार पर। आपने कहा सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, कोई आपसे कह दे कि साइकोलॉजी का ना आ रहा एक भी प्रश्न परीक्षा में, आप तुरंत बैग उठाकर जाओगे भी, यहां से तुरंत निकलोगे 2-2-11 करके। बोला गुरुजी आप रखो मनोविज्ञान को आपके पास, बोला आपके काम आएगी बाद में। और यदि उल्टी न्यूज आ जाए अभी कि सारे के सारे 100 के 100 प्रश्न मनोविज्ञान के आएंगे, तो अब आप ही कहोगे मेरे से गुरुजी कोई जरूरत नहीं है 1 तारीख तक कोर्स कंप्लीट करने की, आप चाहो तो 10 तक भी ले सकते हो, चाहे तो 5 तक भी ले सकते हो। आया प्रभाव। हम कार्य को सीखते हैं किसके आधार पर? उसके प्रभावों के आधार पर। इसको भी हम चाहे तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है संतोष, एक है असंतोष। आपने कहा सर ये क्या मतलब है यहां पर? संतोष और असंतोष का मतलब क्या है? जिस कार्य का प्रभाव मेरे ऊपर संतोषजनक पड़ेगा मैं उस कार्य को दोबारा करूंगा, और जिस कार्य का प्रभाव मेरे ऊपर असंतोषजनक पड़ेगा मैं उस कार्य को दोबारा नहीं करूंगा। मैं आपके घर पर आया, चाय कॉफी पिलाई आपने मेरे को, मैं दोबारा आ जाऊंगा यार, और आपने गेट ही ना खोला, हाँ गुरुजी क्या हुआ? गेट से अंदर से कह रहे हो हाँ गुरुजी। मैं यार मैं सोचा था मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा मिलता चलूँ आपसे। हाँ गुरुजी और बताओ आप कैसे हो, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? मैं भी समझ गया, मैं कहा अगली पार्टी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या मैं दोबारा जाऊंगा क्या? फिर ना मतलब ही ना उठता। तो संतोष का मतलब हुआ जिस कार्य का प्रभाव हमारे ऊपर संतोषजनक पड़ता है हम उस कार्य को दोबारा भी कर लेंगे, और जिस कार्य का प्रभाव असंतोषजनक पड़ता है हम उस कार्य को दोबारा नहीं करेंगे। क्या मुख्य नियम समझ में आए? दोबारा बता दूं एक बार। कहते साहब सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, व्यवहारवादी है, अमेरिका का रहने वाला है। कहते प्रयोग बिल्ली पर किया है। कहते सीखने के 2 प्रकार के नियम बताए, मुख्य नियम और गौण नियम।
मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 है। 5 की बात ही नहीं करी अभी अपन ने। कहते हैं जो सीखने के मुख्य नियम है उसमें पहला है तत्परता। जिस कार्य में रुचि होती है उस काम को हम करते हैं, और जिसमें रुचि नहीं होती है उस काम को हम नहीं करते। कहते हैं प्यासे को बच्चे को कुएं तालाब स्कूल तक ले जा सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ने और पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये तत्परता का नियम है। कहते हैं क्रियाओं को बार बार दोहराने से ज्ञान स्थायी होता है, अभ्यास का नियम। कहते हैं अभ्यास करूंगा तो ज्ञान स्थायी होगा, उपयोग का नियम। अभ्यास छोड़ दूंगा ज्ञान को भूल जाऊंगा, अनुपयोग का नियम। कहते हैं करत करत अभ्यास के नियम इसी पर आधारित है। कहते हैं प्रभाव का नियम। कहते हैं हम कार्यों को सीखते हैं उनसे मिलने वाले प्रभावों के आधार पर। जिस कार्य का प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा पड़ेगा मैं उसको कार्य को करूंगा, संतोष। जिस कार्य का प्रभाव मेरे ऊपर अच्छा नहीं पड़ेगा मैं उस कार्य को नहीं करूंगा, असंतोष का नियम। एक बार लिख लेते हैं एक बार। हाँ छाप लो ना यार, बिल्कुल टू द पॉइंट है भाई, कोई रामायण महाभारत की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास में ध्यान से पढ़ लेना, एक बार घर से जाके पढ़ लेना ध्यान से। एक बार दोबारा पढ़ने की आपको लगेगा यार ये तो आता है मेरे को। ओपी मीना कह रहा है सर शॉर्ट में नोट्स मत लिखवाओ। इसका मतलब मैं अब पता क्या लिखवाऊं, एक बिल्ली इसने पिंजरे में रखी जिसको काफी दिनों तक भूखा रखा, जिसके बाहर एक खाने की प्लेट में कोई सुगंधित वस्तु रखी हुई थी, जिसकी खुशबू उसकी नाकों तक जा रही थी, जो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसके कारण वो बिल्ली पिंजरे में ही उछल कूद कर रही थी। पिछले 4-5 दिनों से लगातार उछल रही थी। कितने दिनों से? दोबारा बोलो। यदि हर क्लास हम लोग इसी तरीके से पढ़ ले, टू द पॉइंट बातें, उसमें लच्छेदार भाषा का प्रयोग नहीं हो, फिर परीक्षाओं को पास करना मुश्किल नहीं होता। हम कॉपियों में क्या करते हैं, काम की जो बातें होती है वो लगभग 40-50% लिखते हैं, और उससे आगे की जो बातें होती है वो हमारी कहानियाँ आती है, और आपको मालूम है कहानियाँ जल्दी से याद नहीं होती। देखो दो तरह की रहती है, एक होता है पॉजिटिव साइंस होती है। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि उनका अध्ययन करना जो हमारे व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। सकारात्मक चीज़ों का अध्ययन करना, बुरी चीज़ों का अध्ययन नहीं करना। जैसे आप कहते हो भाई व्यवहार में रुचि का अध्ययन करना, रुचि अच्छी चीज़ होती है। आपसे कहे सब योग्यताओं का अध्ययन करना, योग्यता अच्छी बात होती है। आप कहे साहब आदतों का अध्ययन करना, आदतें अच्छी बात होती है। तो इसमें कौन सी बातों का अध्ययन किया जाता है? उन बातों का जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सकारात्मक या पॉजिटिव देखने को मिलता है। लिख लिया आप सभी ने? पक्का? कोई भी शब्द यदि समझ में नहीं आए तो आराम से 5 बार पूछो, मुझे बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, बस आपकी समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ूं फिर? अब देखिए साहब ये तो 3 नियम रहे इसके। अब इसका नाम आता है कि भाई इसने गौण जो नियम बताए, वो गौण नियम कौन कौन से बताए थे। तो जब हम गौण नियमों की बात करते हैं तो गौण नियम इसने 5 बताए थे। अब ये 5 नियम कौन कौन से हैं इनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि साहब थोड़ी देर के लिए हम इसके पूरे सिद्धांत को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आपको बिल्कुल 5 के 5 नियम याद हो जाएंगे। सपोज करिए कि आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसके प्रयोग को मैं आप पर लागू करूं मैं। तो अब मैंने क्या किया कि साहब मुझे इसका प्रयोग करना था आपके ऊपर।
अब मुझे एक दिन मौका मिल गया, और मौका भी कैसे मिला कि आप लोग क्या मुझे रोज परेशान करते थे क्लास में। नहीं, वैसे बहुत अच्छे हो आप लोग, कभी नहीं, मैं समझता नहीं किसी को किया होगा परेशान आप लोगों ने, मैं नहीं समझता इस बात को। तो फिर भी हम इमेजिनेशन करके देखते हैं एक बार कि आपने मुझे कई दिन से परेशान कर रहे थे, पढ़ाने नहीं दे रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो उस पढ़ाई में डिस्टर्ब आ रहा था, तो मैं तो परेशान था रोज रोज। तो मैं क्या था कि यार इतने सारों को तो हेलीकॉप्टर भी ना बनाऊं। पता लगा कि गया तो था मैं आपको बनाने, लेकिन आपने बना दिया, है ना। तो उल्टा काम पड़ जाता है कई बार। वो कहावत भी था ना कि गए थे चौबेजी बनने और क्या बन के आए, कुछ था। हाँ, चौबेजी बनने गए और दुबेजी बनकर वापस आ गए। तो पता चला खेल उल्टा भी पड़ जाए कई बार। तो मुझे पता था कि भाई यहाँ डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं जीती जा सकती, इतने लोगों से घेर घेर के मारेंगे भाई, है ना। मेरा सखा वहां बैठा, वो भी नहीं बचा पाएगा बेचारा मेरे को, है ना। ये कहेगा गुरुजी, बोला आप ही संभालो बोला मामले को, बोला अपने तो जान बची तो लाखों पाए। तो अब क्या हुआ कि मुझे मालूम था कि मैं आपसे डायरेक्ट लड़ाई तो नहीं कर सकता, नहीं जीत पाऊंगा आपसे, तो लेकिन बदला लेना जरूर था आपसे। तो मैंने क्या किया कि मुझे मालूम था कि मेरी जो भी 30 तारीख है, डेट है 31 तारीख 30 तारीख, उस दिन मेरी लास्ट क्लास है। तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था कि उस दिन बदला लूंगा बेटा उससे। तो मैंने क्या किया कि उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मेरी क्लास एंड की, तो मैं क्लास को एंड करते करते यहाँ बात करके, ऐसे हालचाल कैसे आपके यूं करके, और यहाँ आके तुरंत निकल गया और गेट को कर गया बंद। देखो भाई, जिसमें जितना दम होता है वो उतना ही काम करके जाता है वो, है ना। तो अब हो सकता है आप मेरी जगह होते तो ऐसा भी होता है, बोला गुरुजी एक आध के चिपका जाते और चिपका कर भाग जाते। तो मैंने कहा भाई देखो, जिसमें जितनी हिम्मत होती है उतना ही काम करेगा। मुझे पता है कि मैंने कहा आज चिपका भी जाऊंगा तो कल दोबारा घेरेंगे बेटे ये मेरे को। तो मैंने क्या किया, ऐसा काम किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो मैं क्या चुपचाप बंद करके चला गया ये। तो मैंने जब बंद करके गया तो आपने किसी ने देखा कि तो बंद है ये, तो आप जोर जोर से हंस रहे थे। फिर बोला अजीब मास्टर है यार, ये क्या करके गया बताओ यार। बोला इससे अच्छा तो अच्छा ही है बंद कर गया, आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, है ना। बोला ऐसे तो मौका मिलता ही नहीं है। तो बोला एक दूसरे को देखेंगे, बात करेंगे। तो बोला ठीक है। तो अब मैं बाहर सुन रहा था इन बातों को, भाई मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। मैं कहा यार ये तो मैं तो उल्टा पड़ गया दाव, ये तो मैं तो इनको पनिशमेंट देने के मूड में था, ये तो एंजॉय कर रहे हैं यार ये तो मैंने कहा यार अब क्या करें। फिर भी मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मैं भी खैर बैठ गया स्टूल लगा के बाहर ही, मैं देखता हूँ बेटे क्या करते हैं अभी ये। तो थोड़ी देर के बाद में आप परेशान तो होंगे यार, किसी को पानी भी पीने जाना है, किसी को वॉशरूम भी जाना है, किसी को भूख लगी खाने को भी जाना है, कईयों को दूर घर है तो घर पे भी जाना है, कईयों को बाहर की दुनिया भी देख के आनी है कि जरा देख के आए शेयर मार्केट में क्या चल रहा है ना, धूप है या है नहीं है, छाया है या नहीं है, बारिश की क्या कितनी संभावनाएं हैं। तो कई मौसम विज्ञानी भी होते हैं हमारे बीच में, तेज धूप में हर क्लास के बाद बाहर जाते हैं ना, ऐसे आसमान को देखते हैं और कोई भी नहीं है ना, दूर भी कोई खड़ा है ऐसे, तो उसे कहते हैं लगता है आज बारिश आ सकती है आज। तो ऐसे विज्ञानी भी अपने यहाँ मौजूद होते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद में क्या कि आप बेचैन होने लगे, परेशान होने लगे आप। अब जब परेशान होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलना पड़ेगा तो आपको नहीं पता कि गेट कैसे खुलता है। तो अब आप क्या कर रहे हो, कोई गेट बजा रहा है, कोई तेज तेज आवाज दे रहा है, ये पहला नियम है इसका। और इसको कहा आपने बहु अनुक्रिया का नियम। अब बहु अनुक्रिया का नियम का मतलब होता है, बहु का मतलब अनेक और अनुक्रिया का मतलब कार्य या व्यवहार। जब हमें नहीं मालूम कि समस्या का समाधान कैसे होगा तो हम क्या करेंगे, अनेक प्रयास करेंगे, अनेक व्यवहार करेंगे, और उसी को क्या नाम दिया आपने, बहु अनुक्रिया का नियम। अब ये बहु अनुक्रिया आप इसलिए कर रहे थे, चिल्लाना, आवाज देना, गेट बजाना आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको बाहर जाना था, इसलिए। तो बाहर जाना है, आप चाहते हो, बाहर निकलना चाह रहे हो, इसी को आप कहते हो अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कह देना, इसी को कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। आपने अभिवृत्ति कहा एक ही बात है, आपने मनोवृत्ति कहा एक ही बात है। कहते अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम
आप क्या चाह रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे थे आप। तो ये हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड कह रहा है कि भाई आपने काफी देर तक प्रयास कर लिए, अब आपने लगभग क्लास में जो जो बाहर निकलने के तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके आपने काम में ले लिए। अब आप में से कोई एक आदमी ने कहा कि यार एक काम करो, सारे ऐसे मत चिल्लाओ, सारे ऐसे आवाज मत करो, बोला कोई एक काम करो जिससे किसी को पता चले। तो जब आप कई कामों में से केवल एक काम के बारे में सोच रहे हो, उसको आपने थर्ड नियम कहा है, और थर्ड को आपने नाम दिया है आंशिक क्रिया का नियम। इसको आंशिक क्रिया भी हम कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं तत्व प्रबलता का नियम। अब सपोज करिए कि सर जैसे कि, तो किसी के मन में आया कि बोला इधर उधर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है भैया, कैमरे लगे हुए हैं, बोला ये इधर भी कैमरा है, इधर भी कैमरा है, बोला सब लोग क्या करो, कुछ लोग तो इस कैमरे के आगे खड़े हो जाओ, और बोला कुछ इस कैमरे के आगे खड़े हो जाओ। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, किसी ना किसी की नज़र तो पड़ेगी। तो आप चिल्ला रहे थे यूँ, हेलो हेलो है, हेलो, बोला बचाओ है तो आप ये लोग ये जो आवाज़ कर रहे थे, हो सकता है भाई किसी ने देख लिया आपको, क्यों कई सारे कैमरे लगे हैं हमारे यहाँ, तो किसी ने देख लिया आपको। देखते ही लोग बाग भाग कर आए, आपका गेट खोल दिया। अब गेट खोलकर जब खोल दिया तो आपकी समझ में आ गई, आप बात करते जा रहे थे आपस में, देखा ये मेरा आइडिया था, ये तुम लोग ऐसे चिल्ला रहे थे इतनी देर से, कहोगे आपस में, और आप जो कहोगे तो कईयों के दिमाग में आ जाएगा, बोला यार सही है यार, ये तू तो बड़ा तगड़ा वैज्ञानिक है यार, तू तो यार, है ना, तेरे दिमाग में आ सकते हैं ऐसे आइडिया। तो दरअसल में अब आपने दिमाग में एक रील बन गई कि यार ऐसा ही करना चाहिए यार, ऐसा ही करना चाहिए। मतलब कभी जिंदगी में दोबारा फंस जाओ ना यार, ऐसे कोई और रूम में कोई टीचर बंद कर जाए ना यार, ये सबसे बेस्ट तरीका है, उछलने कूदने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। तो अब आप जब ये कह रहे हो ना भाई, इसी को कहते हैं आत्मीयकरण का नियम। आप कहोगे सर आत्मीयकरण का मतलब क्या हुआ? देखो भाई, जिस काम से, जिस तरीके से हमारी समस्या का समाधान होता है उसे तो हम याद कर लेते हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं। तो जिस काम से आपकी समस्या समाधान हुई उसको आपने याद रखा, और जिसको हम याद करते हैं वही कहलाता है आत्मीकरण, या इसको आत्मीयकरण कर देना। आत्मीयकरण का नियम, आत्मीयकरण का नियम मतलब आपने क्या कर लिया, सीख लिया कि भैया बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां आवाज लगानी पड़ेगी आपको। और अब यदि दोबारा, खैर मेरी तो हिम्मत नहीं होगी आपके सामने आने की, क्योंकि आप मुझे देखते हंसोगे, बोला अजीब आदमी है यार, तो मैं तो आऊंगा नहीं। इन केस यदि कोई दूसरा टीचर आपको बंद कर गया वैसे, तो अब आप क्या करोगे, चिल्लाना चिल्लाना नहीं करोगे, डायरेक्ट कहोगे भैया कोई आ जाओ, है कोई है क्या जो आ जाओ। तो बस उसी को आपने कहा है, चाहे तो आप सादृश्यता कह देना, और सादृश्यता से भी अच्छा है वो रहेगा आपका हिंदी में एग्जैक्टली नाम एसोसिएट साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम का मतलब है कि जो ज्ञान आपने सीखा है उस ज्ञान का प्रयोग नवीन या मिलती जुलती परिस्थितियों में करना। दोबारा बात कर लेते हैं, हमें नहीं मालूम क्या करना है, अनेक प्रयास करोगे, बहु अनुक्रिया। कहते साहब काम तब करते हैं जब हम काम करना चाहते हैं, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। कहते साहब अनेक कामों में से एक काम पर ज्यादा बल देना, आंशिक क्रिया का नियम। कहते साहब जिस काम को करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाए वो कहता है आत्मीयकरण। और कहते हैं साहब यदि दोबारा ऐसी ही परिस्थिति हमारे सामने आ जाए या मिलती जुलती परिस्थिति आ जाए और उसमें हम हमारे पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्लियर हो गया? ये कोई दिक्कत किसी को? लिख लो एक बार, गौण नियम।
इसके केवल नाम पूछेगा, कितने सिद्धांत दिए इसने, मतलब नियम कितने बताए, 3 बताए, मुख्य 3 थे, गौण 5 थे, ये इसके बारे में पूछेगा, टोटल कितने थे। ये आपसे ये आया हुआ है ये प्रश्न कई बार। नाम नहीं पूछेगा, मुख्य के नाम पूछ सकता है, लेकिन मुख्य वाले के तीनों नाम पूछ सकता है। 3 है ना मुख्य वाले, उनके नाम, तीनों के नाम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। हालांकि नाम आप तो पढ़ के जाना आराम से, क्या दिक्कत है, टाइम है हमारे पास, तो नाम ही तो पढ़ने हैं केवल इनके। अपनी तरफ से जो कॉपी में जो लिखा है उस पर कंजूसी मत करना, आप तो सबको पढ़ के जाना अच्छे से। लिखा भाई आप सभी ने, आगे बढ़े, फिर अभी आगे बढ़ जाए। लिख लिया, मुझे लग रहा है अभी कई लोग तो छापने पर लगे हुए हैं, अभी प्रयास जारी है कईयों के, अभी और प्रयास जारी है, फिर कह रहे हाँ छाप लिया। एसोसिएट लर्निंग, एटीट्यूड, लिखा आप सभी ने, वेरी गुड। अब आपने कहा सर ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी। थर्ड नियम कौन सा बताओगे? थर्ड नियम थोड़ा सा जो सिद्धांत है, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ, वो थोड़ा टेक्निकल ले लेते हैं, इनसे अलग ले लेते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है रॉबर्ट गेने। क्या नाम है भाई? रॉबर्ट गेने नाम है उसका। अब ये जो रॉबर्ट गेने है, बड़ा कमाल का इसका काम रहा है। कहते हैं कि इस रॉबर्ट गेने ने सिद्धांत हमें नहीं दिए, इसने हमें बताए थे सीखने के नियम बताए थे। और ये जो सीखने के नियम बताए इसने, ये सारे के सारे नियम एक सीक्वेंस में बताए थे इसने, एक क्रम में हमें बताए थे कि बालक जो भी सीखेगा वो एक क्रम में सीखता है। यही कारण है इसके नियमों को सीखने के कई बार कहते क्रमिक नियम भी कहा जाता है, कई बार हायरार्किकल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है, जिसका नाम है पदानुक्रम सीखने के नियम। हायरार्किकल मतलब सीखने के पदानुक्रमिक नियम, पदानुक्रमिक सीखने के नियम, ये भाई नाम है आपके पदानुक्रमिक सीखने के नियम। अब देखिएगा, पदानुक्रमिक भी आप इसको कहिएगा, एक ही बात है। इसी को कहते हैं सीखने के श्रेणीबद्ध नियम। कहते हैं साहब कुल मिलाकर इस व्यक्ति के द्वारा 8 नियम हमें बताए। पहले वाले ने टोटल 8, इसने भी टोटल 8 बताए। लेकिन ये जो 8 नियम बताए इसने, वो 8 नियम एक खास आकृति में दिए। आकृति का मतलब एक शेप में दिए इसने, और वो शेप आपकी ट्रायंगल की तरह थी। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज के अंदर इसने अपने नियम दिए। इसलिए इसके नियमों को सीखने के पिरामिड ट्रायंगल को ही कहते हैं, सीखने के पिरामिड नुमा नियम भी कहते हैं। तो आप कहोगे सर कौन से नियम बताए, जरा इसने बताओ तो सही हमें। तो भाई ऐसे तो इसने ट्रायंगल बना दी थी, और उस ट्रायंगल में इसने नियम बता दिए थे हमें 8। तो आपने कहा सर कौन कौन से, जरा नाम तो बताओ। दरअसल में पहला जो नियम था इसका, उस नियम का इसने नाम दिया था संकेत सीखना। संकेत कहो चाहे सांकेतिक सीखना कहो, ये इसने पहला नाम लिया है, सांकेतिक सीखना। भाई बच्चा सबसे पहले संकेतों से ही सीखता है। आपने ऐसे कर दिया, बच्चा समझ जाएगा भैया चुप हो जा, सही है ना भाई।
बड़ी बड़ी आंखें आपने निकाल दी बच्चे की तरफ, समझ जाएगा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब अपना बैंड बाजा बज सकता है। तो चुपचाप चुपचाप जाके बैठ जाएगा कोने में, बात ही ना करेगा वो। कई बार आप मुस्कुरा देते हो बच्चों की तरफ, वो समझ जाता है कि अब अपनी लॉटरी लग गई है। तो ये बच्चा सब, आप कुछ नहीं कह रहे हो उससे, आप किसके माध्यम से बता रहे हो? संकेतों के माध्यम से। छोटा बच्चा संकेतों से ही सीखता है। अब आ गया ये वाला सेकंड जो कहोगे, वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सीखना। वही वाला नियम जो किसके द्वारा बताया? थॉर्नडाइक के द्वारा। ये कहता है कि बच्चे के सामने आप उद्दीपक लेकर आओगे, बच्चा अनुक्रिया करना स्टार्ट कर देगा। आप, बच्चा रो रहा है, कोई टॉफी दिखा दो, चॉकलेट दिखा दो, बच्चा खुश हो जाएगा। यह है उद्दीपक अनुक्रिया। आपने कहा फिर बताइए सर। फिर कहते हैं साहब तीसरा नियम है सरल श्रृंखला का नियम। तो आपने कहा सर ये क्या है सरल श्रृंखला का नियम? कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में सीखते हैं, हम उसको एक साथ नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, आप बताइए जब आपने स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा, कार चलाना सीखा होगा, तो ऐसा थोड़ी आप एक बार में सीख गए होंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप सीखा होगा। पहले देखा होगा यार ये चाबी कहाँ लगती है, ये बहुत पहले की, मतलब पहली एक्टिविटी क्या होगी आपकी? चाबी कहाँ लगती है। फिर ये स्टार्ट कैसे होती है, फिर ये आगे कैसे बढ़ती है, रुकती कैसे है, हॉर्न कैसे बजता है। तो भाई ये आपने एक साथ नहीं सीखा सारा कि गुरुजी मैं तो एक बार में सीख गया सारा। यार एक बार में कोई नहीं सीखता। हम हर काम को कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे। यदि हम बाइक चलाना सीखे हैं, पहले गियर में डालते हैं उसको और करते रहते हैं पहले गियर में ही। सामने वाला जो पीछे बैठा है वो कहता है भैया देवता दूसरा गियर लगा दे। बोला ये क्या होता है, ये क्या होता है? बोला भाई तू जो भी हाथ या पाँव का इस्तेमाल कर और वो गियर डाल, फिर उसके बाद गाड़ी चल रही है मस्त दूसरी स्पीड में। अरे वो कह रहा है भाई तीसरा तो दबा दे। और कुछ दिनों के बाद में डायरेक्ट चौथा पांचवा ही ले। अब वो सामने वाला पीछे जो बैठा कह रहा है देवता अभी मत लगा, ये बंद हो जाएगी बार बार में। इसका मतलब हुआ हम किसी भी कार्य को कैसे सीखते हैं? छोटे छोटे भागों में सीखते हैं। सरल श्रृंखला आपने कहा। फिर कहा सर आपने फिर बताइए। फिर कहता है शब्द साहचर्य। कहते हैं छोटा जो बच्चा होता है वो भाषा को सीखता है किसके माध्यम से? शब्दों के मेल से। बच्चा लिखना स्टार्ट करेगा, बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा किसके माध्यम से? शब्दों के मेल जोल से। तो वो क्या कहलाएगा आपका? शाब्दिक साहचर्य का सीखना। फिर कहलाएगा आपका विभेदीकरण का सीखना। अब ये विभेदीकरण का सीखना किसे कहते हैं? कहते हैं विभेदीकरण का मतलब होता है अंतर करना। बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देगा? अंतर करना स्टार्ट कर देगा। दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो स्थानों के बीच में, वो कहलाता है आपका विभेदीकरण। अब जब बच्चों ने अंतर कर लिया, सपोज करो आपने खाने की वस्तु रखी और खेलने की वस्तु रखी, और यदि बच्चे ने उसके बीच में अंतर कर दिया, खाने वाली वस्तु को उठाकर खा लिया और खेलने वाली वस्तु के साथ खेल रहा है, जंगल में चले गया, आप घुमा कर लाए बच्चे को, आपने बच्चों को चित्र दिखाए और बच्चों ने कह दिया कि भाई ये तो जो वस्तु है ये जंगली वस्तु होती है, ये घरेलू वस्तु होती है, ये पालतू वस्तु होती है, ये उपयोगी पशु होती है। यदि किसी भी जानवर को, किसी भी वस्तु को बच्चे ने इन भागों में बांट दिया तो समझ जाना फिर उस बच्चे को समझ हो गई है उसकी, और समझ को आपने नाम दिया है कौन सा सीखना? संप्रत्यात्मक। संप्रत्यात्मक का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल सीखना, और कॉन्सेप्चुअल सीखने का मतलब होता है समझकर सीखना। मतलब अब बच्चे की क्या बन चुकी है? समझ बन चुकी है। बाकी महिलाओं में और अपनी मां के बीच में गैप कर लिया, मतलब डिफरेंस कर लिया। बाकी लोगों के बीच में और अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में अंतर कर लिया। इसका मतलब क्या है? उसको समझ है उसको। और जब समझ आ जाती है तब आराम से व्यक्ति सीख जाता है नियम। क्या सीख जाता है? नियम सीख जाता है। और भाई जिसको नियमों का ज्ञान होता है, कोई से भी नियम हो, जिसको नियमों के ज्ञान होता है, वो व्यक्ति आराम से अपने जीवन में समस्याओं का क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? समाधान।
समस्याओं का समाधान। तो आप मुझे बताइए, 8 हो गए, गिन लो। नहीं हुए क्या? हो गए यार, हो तो गए, 8 हो गए। तो ये 8 नियम होते हैं ये, और ये 8 नियम किसके अनुसार है ये? तो जवाब है आपका रॉबर्ट गेने के अनुसार। अपने को क्या याद करना है? रॉबर्ट गेने कितने नियम बताए? तो हमें याद रखना है 8 नियम बताए हैं। हमें याद करना है कि सबसे निम्नतम सीखना, भाई सबसे पहले जो सीखेगा वो क्या है? सबसे निम्न होगा वो, और सबसे लास्ट में जो सीखेगा वो क्या होगा? उच्चतम सीखना। तो सीखने का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा होता है? तो आपने जवाब दिया समस्याओं का समाधान, और आपसे पूछा भैया सबसे पहले वाला कौन सा है? तो आपने जवाब दिया सांकेतिक सीखना। इसने जो नियम हमें बताए हैं ये इसने किताब में लिखे थे सारे। वो किताब का नाम है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जिसको कहा आपने सीखने की दशाओं या सीखने की दशाएं नामक पुस्तक में विवरण मिलता है। क्लियर है भाई आप सभी को? लिख लिया या क्लियर है? लिख लिया? अच्छा क्लियर है। सीखने के कितने नियम? 8 नियम। कहां पर लिखे थे? पुस्तक में लिखे थे। हिंदी में है सीखने की दशाएं, और इंग्लिश में क्या है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। सीखने के पदानुक्रमिक नियम कहिएगा, क्योंकि पदानुक्रमिक इसलिए क्योंकि इनका क्रम यही है इनका, हम इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, फिक्स नहीं ये क्रम है ये, इसलिए पदानुक्रमिक कह दिया है। कहते हैं सब पदानुक्रमिक को ही, क्योंकि इनकी कैटेगरी बना रखी है इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सीखने के श्रेणीबद्ध नियम। एक बार लिख लेते हैं हेडिंग करके। सिद्धांत पहले लिखिएगा, पहले सिद्धांत का नाम लिखेंगे, और सिद्धांत का नाम है पदानुक्रमिक सीखने के नियम। हाँ वो दोनों नाम लिखेंगे साथ साथ, पदानुक्रमिक सीखने का नियम और श्रेणीबद्ध सीखने का नियम। फिर उसके बाद में लिखेंगे नाम रॉबर्ट गेने। पहले नाम लिखेंगे पदानुक्रमिक सीखने के नियम, श्रेणीबद्ध, फिर लिखेंगे रॉबर्ट गेने, और रॉबर्ट गेने के बाद में लिखेंगे 8 नियम। साथी है कि भाई? भाई 8 हो गए यार, घबराओ मत यार। ये नियम है ना, ये नियम 7वां नियम है, ये नियम का सीखना। इससे कहीं कंफ्यूज हो रहे हो आप? ये लो भाई, नियम का सीखना। मैं भी साथ ही है क्या? और भाई साथ लिख दिए किसने? अरविंद ने। अरविंद और विक्की ने भी कह दिया सर साथ ही तो लिखवाए हैं आपने। सबसे ऊपर वाला है, फिर ये वाला मैं नाम डाल दूं यार इसके आगे, है ना? ये है पहले वाला, ये है दूसरे वाला, ये है तीसरे वाला, ये है चौथे वाला, ये है 5वें वाला, ये है 6ठे वाला, ये 7वां, और ये लास्ट 8वां। छठे का है संप्रत्यात्मक। 6 नंबर पर लिखा है संप्रत्यात्मक। संप्रत्यात्मक को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअल,
और कॉन्सेप्चुअल संप्रत्यात्मक को प्रत्यात्मक बोलते हैं, और प्रत्यात्मक का मतलब होता है समझ, बच्चे में समझ आ जाती है। लास्ट लाइन किताब वाली लाइन है, मैं लिखवा दूंगा मेरे हिसाब से, आप केवल नियम नियम लिख लो एक बार 8। वो जो किताब वाली लाइन है लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से लिखवा दूंगा फिर। लिखा या नहीं लिखा? बुक वाली लास्ट लाइन बोल दूं मैं एक बार, है ना? मैं इसको लास्ट लाइन को मैं बोल देता हूं एक बार। उसमें लिखिएगा, रॉबर्ट गेने ने अपने 8 नियम अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग जिसे सीखने की दशाएं भी कहते हैं। सीखने की दशाएं भी कहते हैं। मैं वर्णन किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनके आपको दोबारा से एक बार मीनिंग बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि सुन लीजिए ध्यान से। पहले का नाम है सांकेतिक सीखना। सबसे पहले बच्चा संकेतों के माध्यम से ही सीखता है। छोटे बच्चों की किताबें देखी होगी आप लोगों ने, उसमें ए लिखा हुआ है अल्फाबेट, और ए तो लिखा हुआ है छोटा सा, उसके आगे एप्पल का चित्र बना हुआ है बड़ा सा। तो बच्चे को ए सिखाने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो? एप्पल का। तो एप्पल बच्चे के लिए क्या है? संकेत तो है। तो छोटा बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा? संकेतों के माध्यम से सीखेगा। फिर कहता है बच्चे के सामने कोई भी उद्दीपक लेकर आओ तो बच्चा क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। आप छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा, कोई डॉगी का बच्चा, कोई और ऐसा कोई बच्चा पकड़ के लाओगे, बहुत छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, तो बच्चे के जब लेकर आओगे बच्चों को देखते डरने लग जाएगा वो। उल्टा भी हो सकता है, उसको देख के खुश भी हो सकता है। अब वो चाहे डर रहा है चाहे खुश हो रहा है, वो क्या है? अनुक्रिया। और वो जो लेकर जा रहे हैं वो क्या है? उद्दीपक है। तो उद्दीपक लाओगे तो बच्चा अनुक्रिया करेगा। कहते हैं सरल श्रृंखला का नियम, हम किसी भी कार्य को सीखते हैं छोटे छोटे भागों में। हम किसी भी कार्य को एक बार में नहीं सीखते हैं। फिर कहते हैं शब्द साहचर्य। देखो भाई, भाषा हम सीखते हैं शब्दों के मेलजोल से। जिसके पास जितना ज्यादा वोकैबुलरी होगी, शब्दावली होगी, उसकी भाषा उतना ही प्रभावी रहेगी। कहते हैं विभेदीकरण का सीखना। हम सीखते हैं विभेद करके, हम सीखते हैं अंतर करके। तो जब बच्चा विभेद कर लेगा, जब बच्चा तुलना कर लेगा, इसका मतलब बच्चे में क्या आ चुकी है? समझ। क्या आ चुकी है? बच्चे में समझ बन चुकी है। उसको आपने नाम दिया संप्रत्यात्मक। कहते हैं ना कई बार, तुझे यार इतनी सी समझ नहीं है, इसका मतलब अभी उसके अंदर समझ नहीं है। कहते हैं नियम का सीखना। हर वस्तु के बीच में, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में कोई ना कोई नियम जरूर काम करता है। कोई ना कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से जो जुड़ी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई नियम जरूर काम करता है। उसे सीखना जरूरी होता है। 2 और 3 5 क्यों होते हैं? 2 और 3 6 क्यों होते हैं? इनके बीच में क्या है? नियम है। तो नियम को सीखना जरूरी है। और जो नियम को सीख जाता है वो समस्याओं का समाधान आसानी से
कर लेता है। तो कुल मिलाकर कितने नियम बताए थे इसने? 8 नियम बताए थे। नेक्स्ट लाइन में एक हेडिंग बना दीजिएगा और हेडिंग बनाकर लिखिएगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद के साथ में लिखिएगा अंतःदृष्टि। अंतःदृष्टि देखो मक्खी भी मतलब कितना हलचल मचा सकती है। अंतःदृष्टि है। अंतःदृष्टि के बाद में आप लिखिएगा समग्रतावाद। समग्रतावाद। समग्रतावाद के साथ में लिखिएगा सूझ का सिद्धांत। अरे बातें नहीं करें अभी। सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद, अंतःदृष्टि, समग्रतावाद, सूझ का सिद्धांत। देखो भैया इसके नीचे आप लिखिएगा संस्थापक। संस्थापक और संस्थापक में हम एक नाम लिखेंगे और वो नाम रहेगा आपका मैक्स वर्दाइमर। मैक्स वर्दाइमर नाम रहेगा। मैक्स वर्दाइमर संस्थापक। जो सह संस्थापक है इसमें हम नाम लिखेंगे और वो लिखिएगा कोहलर। कोहलर एवं कोफ्का। संस्थापक में नाम लिखा मैक्स वर्दाइमर, सह संस्थापक में लिखा है कोहलर और कोफ्का। थर्ड लाइन में लिखिएगा भाई इन्होंने प्रयोग किस पर किया, तो प्रयोग किस पर किया तो आपने जवाब लिखना है यहां पर चिंपांजी के ऊपर किया। किसके ऊपर? चिंपांजी के ऊपर किया। चिंपांजी को हम बनमानुस कहते हैं, तो ये आपने बनमानुस लिख दिया है। बस लास्ट जो बात है वो लिखनी है आपको। चिंपांजी को भी इन्होंने एक नाम दिया था एक, और वो नाम था सुल्तान। सुल्तान, रे सुल्तान कर दे कमाल। चलिए भाई मिलते हैं कल फिर आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।